प्रॉब्लम इज आवर ग्राउंड HR issues have not been resolved. हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नियरली 5000 टाइम्स इंक्रीज हुआ है सिंस 1988। मतलब मशीनरी पे पैसा अच्छे से खर्चा गया। 5000 करोड़ का RDSS जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी कल रिव्यू किया है, उस पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन एक भी पोस्ट इंक्रीज नहीं हुई है फ्रॉम द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ 1988। आपको मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 6 साल में सिर्फ अभी तक 200 के करीब जो है इंजीनियर सिर्फ रेगुलराइज हुए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये कौन सा मैथमेटिक्स लगाया जाता है कि आज तक एनफोर्समेंट विंग जो है JPDCL, KPDCL जो ऑल ओवर इंडिया हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशंस होती हैं, उनके बिजली थाने होते हैं, उनके एक बिजली के साथ पुलिस का एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, पुलिस का एक सेटअप होता है, या विद इन डिपार्टमेंट भी आपको एक सेग्रीगेटेड जॉब होता है। आज हमारा JEE जो है उसी को सेंट्रल एजेंसीज को हेल्प करके इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनवाना है। इस मामले में पिछले 6 साल की लड़ाई के बाद हमें सिर्फ 290 पोस्टें हम रेफर कर पाए हैं अपनी 1988 की सैंक्शन स्ट्रेंथ के हिसाब से। 290 पोस्ट आफ्टर स्ट्रेनस बैटल फॉर द लास्ट 6 इयर्स, अभी जाके उसकी रिक्रूटमेंट कंप्लीट होने जा रही है, उसका एग्जाम का रिजल्ट कल आया। खुद समझिए, तब पिछले 6 साल में 4-5 हजार अकाउंट असिस्टेंट लगाए गए। PWD में आपका डिपार्टमेंट रीऑर्गेनाइज हो गया, वहां पे आपके डिविजन्स क्रिएट हो गए, वहां रिक्रूटमेंट देखिए, वो सब डिविजन्स, STOs, एक्सेंस की पोजीशन, JEEs की पोजीशन आज तक इंक्रीज नहीं हुई। नमस्कार। आज 6 साल बाद मैं वापस से सचिन जी के साथ बैठा हूँ एक ऐसे इशू पे फॉलो अप करने के लिए जो 6 साल जब मैंने अपना करियर शुरू किया था एज अ जर्नलिस्टिक करियर, तो सचिन जी से एक डिस्कशन हुई थी, और वो डिस्कशन ऐसी थी और वो इश्यूज ऐसे थे जो मतलब मेरे लिए भी नए थे और शायद जनता के लिए भी नए थे। तो वापस उन इशू पे मैं फॉलो अप लेना चाहता था, तो मैं सोचा एक बार सचिन जी को आज हम यहाँ पे चाय पे चर्चा, बड़ा फेमस फ्रेज़ है ये, उस पर बुलाते हैं। और आज हम बैठे हैं स्पैटो में, धामी नगरोटा में। ये काफ़ी खूबसूरत रेस्टोरेंट है, ये हाईवे पे एकदम। तो ये आज हमारे वेन्यू पार्टनर्स हैं। तो सचिन जी, वेलकम आपका आज इस हमारे एपिसोड में। ये चाय पे चर्चा, इसका कोई ऐसा नाम नहीं है चाय पे चर्चा, लेकिन जब सामने हमारे केवर चाय पड़ी है तो इट्स अ गुड थिंग टू हैव। तो आज जैसे मैंने बोला 6 साल बाद मैं आपसे, मुझे याद है 19 में हमने इंटरव्यू किया था। बिल्कुल। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जो PDD में थे, जो उस टाइम में PDD था, आज JPDCL है, KPDCL है, ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, 3 डिपार्टमेंट हो गए हैं उनके इश्यूज़ को लेके। और जो एक इशू उस टाइम मुझे दिखा था वो ये था कि जो असिस्टेंट इंजीनियर्स होते थे उनको चार्ज दिया जाता था लेकिन प्रमोट नहीं किया जाता था, और हर पोजीशन पे ऐसा होता था। हमें लगता था शायद चीफ इंजीनियर जो है वो चीफ इंजीनियर है, लेकिन आपने उसने मुझे बताया था कि वो चीफ इंजीनियर नहीं है, वो शायद JEE है या एक्जीन है, तो वो जो है इंचार्ज बना दिए जाते, प्रमोट नहीं होते। तो अब 6 साल बाद क्या वो इशू कुछ रिजॉल्व हुआ? देखिए सर, हिस्ट्री में अगर जाएं तो लगातार 2019 में हमने कॉरपोरेशंस के बनने को काफ़ी विरोध किया था। उस समय काफ़ी विरोध था ना? और उस टाइम पे हमने ये आवाज़ उठाई थी कि जो ये कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर गवर्नमेंट लेके आ रही है, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को अनबंडल करने का उस टाइम डिसीजन होने वाला था। एक कॉमन एम्प्लॉय, एक कॉमन जो जनता से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, उसको पता थी कि ये सिर्फ एक पेपर पे स्ट्रक्चर बन रहा है जिसका कि बुनियादी ज़मीनी हकीकतों से कोई भी वास्ता नहीं था। बिकॉज सबसे बड़ी बात उसमें थी कि HR इश्यूज को लेके कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं था कि किस तरीके से रेगुलराइजेशन होगी, किस तरीके से एक इंजीनियर जो JEE से लेकर चीफ इंजीनियर इंचार्ज कैपेसिटीज में गया है उसको कैसे रेगुलराइज करेंगे, क्या वो टाइम बाउंड तरीके से किया जा सकता है बिफोर ए न्यू स्ट्रक्चर कैन बी गिवन इट्स शेप, क्या MDs और EDs और जो सब स्ट्रक्चर हमें बताया जा रहा है, क्या वो पेपर से ग्राउंड पे उतरने के लिए क्या हमारा रेडीनेस है। इन सब सवालों को लेके मैं उस दिन भी अगेंस्ट द जो पूरा सेटअप था उसके खड़ा था, हमारी पूरी टीम उस टाइम खड़ी थी। लेकिन सरकार ने अपना 370 की जो सिचुएशन थी, बाकी कहिए जो स्टेट के हालात थे उस टाइम पे, उन सबको मद्देनजर रखते हुए अनबंडलिंग का डिसीजन लिया। अल्टीमेटली सिचुएशन ये हुई कि आपको मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले 6 साल में सिर्फ अभी तक
200 के करीब जो है इंजीनियर सिर्फ रेगुलराइज हुए हैं। टोटल स्ट्रेंथ कितनी है अगर हम उस तरीके से देखें तो? मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे 3000 लोगों में से 3000 इंजीनियर्स में से सिर्फ 200 इंजीनियर्स जो हैं वो रेगुलराइज हुए हैं। और इतना बड़ा लॉट जो है वो पेंडिंग है। और आपने पिछले 6 साल में हमने स्ट्रगल्स की कोई कमी नहीं छोड़ी। 2021 में जब बहुत बड़ा स्ट्रगल हुआ अगेंस्ट द प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट तो बनाया, उसके बाद एक प्राइवेटाइजेशन का मूव जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने पुश किया था यहाँ पे, जिसको कि हमने उस टाइम पे अपोज किया और हमने डिपार्टमेंट को कॉर्पोरेशंस तक ही रुकने पे मजबूर किया और हमने उसको फर्दर प्राइवेटाइजेशन या कहिए कि जो उसका पावर ग्रिड की एंट्री या किसी भी तरह से हमने उसको रोका विद द इंटेंट कि हम रिफॉर्म्स के अगेंस्ट नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज आवर ग्राउंड HR इश्यूज हैव नॉट बीन रिजॉल्व्ड। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नियरली 5000 टाइम्स इंक्रीज हुआ है सिंस 1988। मतलब मशीनरी पे पैसा अच्छे से खर्चा गया। 5000 करोड़ का RDSS जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी कल रिव्यू किया है, उस पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन एक भी पोस्ट इंक्रीज नहीं हुई है फ्रॉम द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ 1988। इनफैक्ट जो सैंक्शन स्ट्रेंथ उस टाइम पे 2500 से 3000 लोगों की थी, आज उसकी जो एक्चुअल फिजिकल ऑक्यूपेंसी है, इनकम्बेंसी है, वो 1600 है। एक मिनट, मैं सिंपल तरीके से इसमें थोड़ा सा इसको करूंगा। आप ये कह रहे हैं कि हमारा इंफ्रा जो है वो इम्प्रूव हुआ, वो इंक्रीज हुआ बाय 1000 टाइम्स। यस, मतलब मशीनरी 1000 टाइम्स इंक्रीज हो गई। बिल्कुल। उसको चलाने वाले जो लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, रिड्यूस ही होते जा रहे हैं, वो रिड्यूस होते जा रहे हैं। रिड्यूस ही होते जा रहे हैं। इवन इनफैक्ट आप मुझे बताइए, कोई भी कॉर्पोरेट है या कोई भी ऐसी एंटिटी है जो 1988 में परसीव करती है कि हमें 2-2,500 लोग इस महकमे को चलाने के लिए चाहिए एज पर द इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स एट दैट टाइम, उसका रिवीजन अपवर्ड होना चाहिए था। इवन कॉर्पोरेशन का जो ब्लूप्रिंट बनाया गया, उसमें जो प्रोमिसेस किए गए वो कोई हमने नहीं मांगे, वो एक कंसल्टेंट्स और इस महकमे के टेक्नोक्रेट्स और जितने भी अवेलेबल थे, चाहे प्राइस वाटर कूपर्स या जितने भी नामी गिरामी कंसल्टेंट्स हो, उन सब ने इनको बोला कि आपको इतना मैन पावर रखना पड़ेगा, ये इसके पैरामीटर्स होते हैं, इतने नंबर ऑफ कंज्यूमर्स पे आपको इतने सब डिवीजन चाहिए। वो सब डिविजन्स, डिविजन्स, SDOs, एक्सेंस की पोजीशन, JEs की पोजीशंस आज तक इंक्रीज नहीं हुई। मींस आपने कॉर्पोरेशन बना दिया जिसका कि आज की सिचुएशन में आप खुद बताइए, हमने इंप्रूव किया है इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग, जो हमने AT&C लॉसेस थे 50 to 60% से हमने लाके 32% पे हम आ गए जम्मू में। तो डिस्पाइट ऑल दोज लीप्स दैट वी हैव टेकन बाय द शेयर डेंट ऑफ हार्ड वर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर की अपनी कैपेबिलिटीज को भी हमने यूज किया, लेकिन क्या हमें इसको सस्टेनेबल रखना है ना? अगर हमें उसको सस्टेनेबल रखना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग के लिए, एनफोर्समेंट के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में प्रपोजल गया कि आपको एनफोर्समेंट विंग की क्रिएशन करनी है, बट ब्यूरोक्रेसी ने वहां पे उसको मैच्योर ही नहीं होने दिया। ब्यूरोक्रेसी, ये वर्ड जो है ना, मैं इस पे आने वाला था, पूछने वाला था कि रिस्पॉन्सिबल कौन है, आपने जवाब दे दिया। डेफिनेटली सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस ब्यूरोक्रेट ने यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, वही चेयरमैन थे, उन्होंने खुद एक प्रपोजल बनाया कि ये एनफोर्समेंट मींस ये जो हमने पुलिसिंग है या थेफ्ट प्रोटेक्शन, मतलब चोरी रोकनी, इसके लिए सिर्फ 2 करोड़ का बजट की रिक्वायरमेंट थी। उसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होना था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है ये कौन सा मैथमेटिक्स लगाया जाता है कि आज तक एनफोर्समेंट विंग जो है, JPDCL, KPDCL, जो ऑल ओवर इंडिया हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशंस होती हैं, उनके बिजली थाने होते हैं, उनके एक बिजली के साथ पुलिस का एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, पुलिस का एक सेटअप होता है, या विद इन डिपार्टमेंट भी आपको एक सेग्रीगेटेड जॉब होता है। आज हमारा JE जो है, उसी को सेंट्रल एजेंसीज को हेल्प करके इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनवाना है, उसी को कंसीव भी करना है प्लान, और उसी से कहते हैं कि कहीं चोरी हो रही है तो वो ओमनी प्रेजेंट हो जाए। तो विद द लिमिटेड स्कोप एक आदमी इतने सब एक्टिविटीज नहीं कर सकता। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे लिए एक बड़ी नई चीज़ है जो आपने बात बोली, क्योंकि जब हम डेली वेजर्स की बात कर रहे थे, पिछले दिनों मैंने देखा आपने डेली वेजर्स के लिए भी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फाइट कर रही थी, कुछ लोगों को रेगुलराइज भी किया। मैं मुबारकबाद भी दूंगा उसके लिए, क्योंकि हम उसके लिए अर्थ न्यूज़ जो है कंटिन्यूसली आवाज़ उठाते हैं डेली वेजर्स के लिए भी। लेकिन उस समय जब हम डेली वेजर्स की आवाज़ उठाते थे, हमें लगता था शायद से डेली वेजर्स तो ठीक है, मतलब, लेकिन जो ऑफिसर्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, डेली वेजर्स काम कर रहे हैं सारा। लेकिन जिस तरह से आप जो ट्रुथ बता रहे हैं, जो एक पिक्चर बता रहे हैं मुझे, वो मेरे लिए एक थोड़ा सा शॉकिंग है कि मतलब आपने जहाँ पे 6 लोगों की ज़रूरत है, बिल्कुल, आपने एक बंदा दे दिया, और कहीं वो भी अगर आप प्रोपोर्शनल लेके तो आधा बंदा दे दिया। बिल्कुल।
और जब उस पर इतना लोड है, वो 6 लोगों का काम तो उसे एक आदमी ने करना है, तो वाकई में जो वो जो आज हम देख रहे हैं, जो इन स्पाइट ऑफ बिंग जो हमारे पास पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर भी लैग कर रहे हैं कहीं ना कहीं हम। जो आप जैसे हमने बोला थेफ्ट होती है, तब रोकेंगे कैसे बिल्कुल, जब उसका एनफोर्समेंट का कोई विंग ही नहीं है? विंग ही नहीं है। कैसे रोकेंगे? हर जगह तो जा नहीं सकता एक सिस्टम इंसान। ऑटोमेटेड कितना भी हो सर, आपको एक मैनुअल सुपरविजन, फिजिकल सुपरविजन, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ऐसी है कि जब तक बेयर कंडक्टर पे है कहीं पे भी हुकिंग हो सकती है। अब देखने वाली बात ये है, आपने पीछे एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट 600 की पोस्टें निकाली जाती हैं, जिनका कि काम सिर्फ है कि फाइनेंस के जो कोडल फॉर्मेलिटीज हैं, क्या वो हर दफ्तर में, दे आर एन अलाइड सर्विसेज, दे आर नॉट द सर्विस which is related to infrastructure, core engine. Exactly. PWD, PHE, PDD. These are the 3 developmental works that government intends to undertake. Exactly. इस मामले में पिछले 6 साल की लड़ाई के बाद हमें सिर्फ 290 पोस्टें हम रेफर कर पाए हैं अपनी 1988 की सैंक्शन स्ट्रेंथ के हिसाब से। 290 पोस्ट आफ्टर स्ट्रेनस बैटल फॉर द लास्ट 6 years, अभी जाके उसकी रिक्रूटमेंट कंप्लीट होने जा रही है, उसका एग्जाम का रिजल्ट कल आया। खुद समझिए, तब पिछले 6 साल में 4-5 हजार अकाउंट असिस्टेंट लगाए गए। पीडब्ल्यूडी में आपका डिपार्टमेंट रीऑर्गेनाइज हो गया, वहां पे आपके डिविजन्स क्रिएट हो गए, वहां रिक्रूटमेंट देखे। इलेक्ट्रिकल का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सबसे बड़ा रेवेन्यू, अब बहुत बड़ा इसका पोटेंशियल भी है और इसमें से चैलेंज भी है। आप बताइए, पीडीडी का सबसे बड़ा बजट है, क्योंकि पीडीडी का काम ये है कि आपको बिजली खरीदनी है। Exactly. और आपको रेवेन्यू जब तक नहीं आएगा आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आपको डबल चैलेंज है। प्लस देखिए, रेवेन्यू के साथ साथ हमें बताया गया कि सोलर घर, सूर्य घर योजना, काफी जो सूर्य घर योजना हम बिल्कुल अच्छी योजना है, हम उसको प्रोपोगेट भी कर रहे हैं, प्रमोलगेट भी कर रहे हैं। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, इसी एक इंजीनियर ने कैसे उसको इम्प्लीमेंट कराना है, उसकी प्रमोशनल एक्टिविटीज भी जेपीडीसीएल को ही दी गई हैं, अलग से कुछ नहीं है विंग। देखिए प्रमोशन भी हमारे खाते में। मुझे बताइए, अगर जेपीडीसीएल या ऑल ओवर इंडिया ये प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना चल रही है, कोई भी प्रोडक्ट किसी का है, उस प्रोडक्ट कंपनी ने अपनी मार्केटिंग कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इनकर करके ही प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स किया है। वो पूरी कहाँ यूटिलाइज हो रही है, उनकी जो कॉस्टिंग है वो कहाँ पे यूटिलाइज हो रही है? हमारे जो क्लास 4th एम्प्लॉय है उसको बोला जा रहा है तुम्हें कंपलसरी लगाना है अपने घर में, अपने घर में। क्लास 4th है, एम्प्लॉय। मैं वही कह रहा हूँ, मान लीजिए उसकी, वो बेचारा नहीं भरना चाहता इतना, वो 100-200 रुपए की बिजली से ही वो एक साथ इतना इनकर नहीं करना चाहता, या अगर लोन भी मिलता है वो नहीं लेना चाहता है, वो जिसमें महदूद रहना चाहता है। बट डिस्पाइट दैट वी आर बीइंग आस्क्ड टू दिस। गवर्नमेंट ने पूरे गेस्टेड ऑफिसर्स को पूरी स्टेट में लागू करना चाहिए टू मेक अवर लाइफ इजियर। बिल्कुल। पूरे केस ऑफिसर्स को बोल दिया जाए, जितने भी एटलीस्ट गेस्टेड ऑफिसर सभी डिपार्टमेंट्स के हैं वो सभी लगाएं। उनको पहले इंस्ट्रक्शंस है कोई नहीं, कोई कंपलसरी इंस्ट्रक्शंस नहीं, ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन जो है ये सिर्फ पीडीडी में है कि आपको सैलरी बंद होने का भी खतरा है। क्लास 4th में बिल्कुल, सर्कुलर्स ऐसे निकलते हैं, हाईएस्ट ऑफिस से सर्कुलर्स ऐसे आए हैं कि नाम भेजिए जिन्होंने अपने घर में अभी तक नहीं लगाया। तो इतना ज्यादा एम्प्लॉय टेंशन में है कि उसको एटीएनसी लॉसेस भी रिड्यूस करने हैं, उसको सूर्यघर योजना भी इंप्लीमेंट करनी है, और सभी अलाइड डिपार्टमेंट जो है अपनी रिक्रूटमेंट्स भी कर रहे हैं। उनके जो एम्प्लॉयज हैं, मुझे समझ नहीं आता उनको कहाँ पे 600 अकाउंट असिस्टेंट लगाने हैं। मुझे जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, जहां 5000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो रही है, उस डिपार्टमेंट में 300 इंजीनियर लगाने में इनको 6 साल से ज्यादा टाइम हो चुका है। हम जो पहले मुद्दे पे बात कर रहे थे अबाउट रेगुलराइजेशन कि किस तरह से इंचार्ज वाला जो कल्चर है वो भी चल रहा है, आज 6 साल बाद में मैं सुन रहा हूँ कि वो भी प्रसिस्ट कर रहा है। बिल्कुल। क्या ब्यूरोक्रेसी में भी ऐसा ही होता है? कोई जो मतलब जो एसडीएम होता है उसको इंचार्ज डीसी बना देते हैं, या इंचार्ज ऐसा होता है क्या वहाँ पे भी? सर, मैंने आज तक बड़ा ब्लंटली हमेशा ये कहा है, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो 6 महीने पहले ही उनको पता होता है कि मेरा इस डेट को टाइम स्केल आने वाला है, और उनका ऑर्डर जो है हमेशा अपनी ड्यू डेट से पहले निकलता है, तो वो आपको जब वो एलिजिबल होते हैं। तो वो बाकियों को लेके इतने इंसेंसिटिव क्यों है? बिल्कुल इंसेंसिटिव है। स्पेशली मैं आपको कहूंगा कि जो इंजीनियर्स को लेके इवन एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन का स्कीम गवर्नमेंट ने, जब पिछली गवर्नमेंट पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट जब गिर गई, अदरवाइज वहां पे एक ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर का बजट स्पीच में
पूरा डॉक्यूमेंटेड है कि एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर इंजीनियर्स एज वेल एज द केएस एंड केपीएस ऑफिसर्स। केएस और केपीएस ऑफिसर्स को एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन का एसआरओ निकाल दिया जाता है। उसी स्कीम का बजट में हमारे लिए पूरा जिक्र है और उसी की मॉडलिटीज पे हमारा भी तैयार था। हमारा आज तक एसआरओ नहीं निकाला जा रहा। कमेटी पे कमेटी बनाई जा रही है कि इनको देना है या नहीं देना। ये कमेटीज वाला जब भी आप बात कर रहे हैं ना, मुझे याद आ जाती है वो जो कमेटियाँ फॉर्मेशंस होती है ना विद टाइम लाइन, और वो टाइम लाइन की जब धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। अभी मैं डेली वेजेस के ऊपर स्टोरी कर रहा था कुछ महीने पहले, डेली वेजेस को लेके पीएचई वाले 6 महीने का टाइम लाइन था, उनके लिए भी कुछ दिया हुआ है, लेकिन वो कमेटी का जो है ना कभी आउटकम मुझे दिखाई नहीं कभी आता है। वो इंस्टेंट वही उन्हीं का आता है जहाँ पे शायद से ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व होती है, वहाँ पे तो बड़ा ही जल्दी आ जाता है, टाइमलाइन से पहले आ जाता है वो जो बिल्कुल उनके आउटकम्स होते हैं ना ये चीज़। बिल्कुल। तो मतलब यहाँ पे आपका पीडीडी जो ये जो जेपीडीसीएल केपीडीसीएल और यहाँ जेपीटीसीएल है, पे ये भी ब्यूरोक्रेसी की मार है। यहाँ पे ओवरऑल मैंने देखा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, अब शैलेंद्र जी आए हैं, जैसा इन्होंने पीडब्ल्यूडी में अच्छा काम किया है, हम लोग बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं इनकी आने की वजह से। और अभी इनको एडिशनल चार्ज है, अभी ये भी नहीं पता कि ज्यादा देर पीडीडी वालों के लिए सर कुछ वो बेटर तो ऐसा हो होता है सकता ना, है वो तो ऐसा होता है ना सचिन जी, जब भी कोई नया ऑफिसर आता है तो आप तो ऑप्टिमिस्टिक होना ही पड़ता है ना। डेफिनेटली मैं ये भी कहूंगा, लेकिन एक जो उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा रहता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, जो उन्होंने वहां काम किए हैं, जो मैंने देखा रीऑर्गेनाइजेशन के लिए उन्होंने फाइट किया पीडब्ल्यूडी में। अच्छा, जब मेहता साहब ने एक बारी उसको एबियंस भी किया, बट ही फाउट फॉर द रेगुलर दिस रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पीडब्ल्यूडी। टुडे द फ्यूचर पीपल आर बेयरिंग द फ्रूट्स ऑफ दैट एक्सरसाइज। तो मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं एक इमेज और एक कमिटमेंट में डिफरेंस तो होता है। हर एक इंडिविजुअल है, एक आईएएस ऑफिसर दूसरे आईएएस ऑफिसर से आप कंपेयर नहीं कर सकते। पॉलिसीज कैन रिमेन सेम, बट द इंटेंट, द विल एंड इवन कंडीशनिंग कैन बी डिफरेंट। सो आई एम नॉट सेइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि मैं पहले वालों को भी यही बोला होगा जब वो आए होंगे, बट आई एम टेकिंग अ लीफ आउट ऑफ देयर वर्क विच they have rendered in other departments, and having served in J&K for last 5-6 years, he knows the problem of in charge culture in power engineering department. तो आपको प्रेजेंट पर्सन इंचार्ज हैं जो उनसे थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन है कि हमारा रिजॉल्व हो सकता है definitely. And our लेकिन आपके इशू इतने कितने रिजॉल्व करेंगे वो? सर दो मेजर इश्यूज हैं। अगर रेगुलराइजेशन हो जाए और एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन हो जाए, देखिए अगर कोई इंसान प्रमोट नहीं होता है ना, लेकिन अगर उसकी सैलरी आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उस ग्रेड में पहुंच जाती है, देखिए मैं हर एक इंसान चीफ इंजीनियर नहीं बन सकता। अगर 200 लोग बैच में लगे हैं, अगर उनके बैच वाले चीफ इंजीनियर बन गए, जो बाकी भी लोग हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी इक्विवेलेंट सर्विस अगर हो जाती है तो उनको भी वो ग्रेड दिया जाना चाहिए। दिस इज नॉट आई एम सीकिंग, दिस इज ऑलरेडी इन प्लेस इन विच डिपार्टमेंट? वेटरनरी डॉक्टर्स, जो other than normal MBBS doctor, veterinary doctors are also getting this facility. The टाइम case प्रमोशन keepers, तो yes, होती है, हर जगह होती है। इसमें नहीं हो रही है ना, गेस्टेड सर्विस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में नहीं हो रही है। मैंने क्योंकि हर जगह देखा है ये टाइम और प्रमोशन तो हर जगह जो होती है। एई है डिपार्टमेंट में, जो पब्लिक सर्विस कमीशन से आया है, उसके बनिस्बत अगर कोई डॉक्टर लगता है, वीएस लगता है, वो सब लोगों को आप देखेंगे आफ्टर 10 years दे विल बी इन द चीफ इंजीनियर स्केल। यहाँ पे जो आदमी एई लगता है उसकी उल्टा उसको कुछ भी नहीं दे रहे। एडब्ल्यू की सैलरी, प्रमोशन भी हो जाए तो भी उसको सैलरी एई वाली चल रही है, एक्शन भी बन जाए तो एई वाली चल रही है। उसके पास है नहीं ना, आपने उसको शॉर्ट करियर प्रोग्रेशन से वो वंचित रखा है। आपने खुश करने के लिए उसको बस एक पोजीशन इंचार्ज वहां पे बना दिया कि आप तो बन गए। वो भी हर एक आदमी नहीं बन सकता, वो भी कुछ और आप जब तक फाइनेंशियली उनको एम्पावर नहीं करेंगे, उनको डिफरेंस क्या है? दे आर ओनली वर्किंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, अदरवाइज उनकी पर्सनल सेटिस्फैक्शन डिसिसिव नहीं होंगे उस चीज को लेके भी। तो वो जब डिसीजन पेंडिंग रहेंगे तो कहीं ना कहीं एफिशिएंसी जो होती है डिपार्टमेंट की हर्ट होती है। एब्सोल्युटली। काफ़ी एक मतलब ये अब आप डेली वेजर से ले लीजिए चीफ इंजीनियर तक, एवरीवन इज अफेक्टेड ड्यू टू दिस काइंड ऑफ पॉलिसी पैरालिसिस। यस है ना। और मुझे एक चीज़ समझ नहीं है यहाँ पे, अगर हम बात करें जैसे ये हो गया रेगुलराइजेशन को लेके, हमने इंफ्रा की बात की कि इंफ्रा जो है वो भी इम्प्रूव हो गया 1000%, मतलब हज़ारों परसेंटेज से वो इंक्रीज हुआ इंफ्रा, लेकिन मैन पावर जो है वो उतनी इंक्रीज नहीं हुई है जी। अब बात करते हैं डेली वेजेस को लेके थोड़ा। यस डेली वेजेस का एक इशू ऐसा है जिसको मैं बड़ी देर से एक फॉलो अप कर रहा हूँ, और मुझे बचपन से हम जब देखते हैं ना लाइनमैन है, हम आज भी हमारे मोहल्ले में जब कुछ होता था तो लाइनमैन को फोन करते थे, तो बेचारा रात को 2 बजे उठ के आ रहा है वहाँ पे ठीक करने के लिए। क्यों? मतलब वो इंसेंसिटिविटी जो है चीज़ों को लेके, क्या आपके डिपार्टमेंट जो है उधर है इंसेंसिटिविटी? क्या वो टेकअप करते हैं इश्यूज को नहीं करते हैं? मैं ये कहूँगा कि एज फार एज पीडीडी इज कंसर्न्ड, सिंस आई हैव along with my team, मैं पिछले 5-6 साल से
इलेक्टेड लीडर हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, डेफिनेटली मैं इंजीनियर्स मुझे इलेक्ट करते हैं, बट आई हैव नॉट लेट माई डेली वेजेस बी ऑन द मर्सी ऑफ समबडी एल्स. आई हैव ऑर्गेनाइज देम, आई हैव केप्ट देम टुगेदर, और मैंने सिर्फ उनको एक ग्राउंड पे उतारने के लिए नहीं यूज़ किया या कहीं पे उनके इशू को नहीं, उनको सड़क पे मैं उतरने नहीं देता हूँ. उससे पहले मैंने उनके लिए जितनी भी मेहनत करनी चाहिए उसके लिए उनके रेगुलराइजेशन रूल्स बनवाए. Means PDD is the only department that has been unbundled into corporations. Still the people have got regularized in the past 6 years. हमारे 750 से ज़्यादा बंदे पिछले 6 साल में रेगुलराइज हुए हैं. Another 300 people are going to get regularized in the next month. So because we have constantly fought for the rules of regularization, DPC के बेसिस पे ही सही, लेकिन कुछ लोग हमारे धीरे धीरे रेगुलराइज हो जाए. क्योंकि हम देखते हैं ना कई चीज़ें हैं जो इफेक्ट होते हैं अपनी सर्विसेज के दौरान. हाँ. कोई किसी को, अभी मैं देख रहा था पीछे यहाँ पे नगरोटा में इलेक्शन से पहले एक शुभम नाम का एक लड़का था जो शायद पीडीडी में आपके इसमें था, जेपीडीसीएल में जी. वो उनकी अपने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्सरसाइज हो गई थी इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से काम करते हुए. ऐसे कई केसेस हैं ऐसे. उस केस में किस तरह से मतलब उन फैमिलीज को जो इफेक्ट. देखिए सर, मैं उसमें भी ये चीज़ कहूँगा कि वी हैव स्ट्रीमलाइंड इन द सेंस कि एटलीस्ट 10 लाख का हमने एक्स ग्रेशिया, दैट इज ए कंपल्सरी, जो गवर्नमेंट ने देना ही देना है उसमें मॉनिटरी तौर पे जो 10 लाख का. यस, दैट्स ए मैंडेटरी कंपनसेशन व्हिच हैज बीन सैंक्शन्ड बाय द फाइनेंस डिपार्टमेंट. वो टाइमली मिल जाता है उनकी फैमिलीज को. 1 or 2 months मिनिमम लगते ही हैं. लेकिन मैं आपको ये भी कहूँगा कि इट्स नॉट लाइक दैट पीपल आर नॉट गेटिंग एंड आई एम जस्ट बोस्टिंग. इन द लास्ट 1 year only 35 people cases have been cleared. Similarly, most of the cases of the past have been cleared. हमारा यही रहता है, हम अपने एम्प्लॉयज़ को यही कहते हैं, जब भी ऐसा कोई इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट होता है, डोंट हाइड इट, ब्रिंग इट इनटू द नॉलेज ऑफ द प्रॉपर अथॉरिटीज़, और इसका कॉग्निजेंस लेके इसके पेपर वर्क कंप्लीट करके, सो दैट विद द पैसेज ऑफ टाइम द वुंड कैन नॉट बी हील्ड विच इज़ परमानेंट फॉर देयर फैमिली. बट फाइनेंशियली उनको आप इतना डिसेबल नहीं करो कि वो हमेशा आपको उस चीज़ के लिए हमेशा उनके मन में तीज रहे. तो कम से कम प्रोविजन को यूटिलाइज करके 10 lakhs का जो एक्सग्रेशिया है वो उनको दिलवाओ. सिमिलरली गवर्नमेंट ने बार बार क्लेम किया कि हम वेलफेयर फंड क्रिएट करेंगे, हम इंश्योरेंस करेंगे, बट दीज आर ओनली PR. ये सिर्फ पेपर्स में आता है, कभी ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं होता. तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है जो रिप्रेजेंट करती है इनको, वो इसको लेके फिर कंसर्न्ड है. हम लगातार इस चीज़ को हम हाईलाइट कर रहे हैं कि 10 lakhs इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर द काइंड ऑफ रिस्क इन्वॉल्व. सॉरी, आई एम सेइंग कि 25 lakhs का मिनिमम हमने कॉम्पनसेशन जो है इनसे कहा है कि वो गारंटी किया जाए. फॉर दैट वी आर टेकिंग द मैटर कॉन्स्टेंटली. कितना नियर फ्यूचर में हम समझते हैं कि ये जो इश्यूज हैं आपके रिजॉल्व हो सकते हैं? वेल, ट्रेड यूनियन में आई ऑलवेज बिलीव क्योंकि 6 साल में ना मैं देख रहा हूँ आपके भी बाल सफ़ेद होंगे, मेरे भी हो गए. यस, दैट इज़ ट्रू. बिकॉज मैं ये कहूँगा कि लाइफ डजंट रिमेन द सेम, बट इंसान का जो कैरेक्टर है, इंसान की जो इंटीग्रिटी है, इंसान की जो कमिटमेंट है, एज फार एज आवर यूनियन इज कंसर्न, पीपल हैव गिवन मैंडेट टू अस, लेड फेथ ऑन अस. पूरे मुलाजिमों ने ग्राउंड से लेकर ऊपर तक बहुत सपोर्ट किया हमें हमेशा, बट वी हैव नॉट ऑल्सो लेट देम डाउन. वी आर आफ्टर द गवर्नमेंट ऑन ऑल दीज इशूज. डेफिनेटली वी हैव टू मेक द वे आउट. अब हर कोई चीज़ तो मिल नहीं सकती है, लेकिन हमारी कोशिश जारी रहेगी कि एटलीस्ट जो इश्यूज हैं उनमें हम ब्रेक थ्रू अचीव करें, और जब आप हमसे फिर से मिलें तो मैं आपको और बेटर कुछ बता सकूं जिससे कि एक और पॉजिटिविटी आ. एक चीज़ मैंने पूछनी है जो हम अक्सर ना एक माइंड में रहता है, शायद लोग पूछते नहीं होंगे. कभी ऐसा भी होता है किसी का मुद्दा उठा रहे हैं, मुद्दा गर्मा गया, तो फिर आपको गवर्नमेंट से बुलाया जाता है और बोला जाता है सचिन जी छोड़िए यार, आप क्या उठा रही है, आपको हम आपको प्रमोट करते हैं, आप इसको छोड़िए. कभी ऐसा भी होता होगा? सर, मेरी ऑफर्स मेरी डिक्शनरी में कभी भी कॉम्प्रोमाइज लिखा नहीं था. आपके लिए लिखा हो, लेकिन आती तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब 2021 में जब डिपार्टमेंट को अनबंडल करने के बाद प्राइवेट करने की जो कवायद हुई, उस टाइम पे बहुत सारी फोर्सेस ऐसी थी जो हमें चाहती थी कि हम स्ट्रगल को इमीडिएटली कॉल ऑफ करें और एम्प्लॉयज़ को उस रास्ते से, एजिटेशन के रास्ते से बाहर लेके आए. उसके लिए कई सारे फोर्सेस यूज करती हैं अपनी टेक्निक्स, बट अवर कमिटमेंट, मैंने तो स्टेज पे ये बात सीधे कही थी कि अगर सचिन टिक्कू को ये नौकरी से टर्मिनेट भी होना पड़ेगा, इट हार्डली मैटर्स
बिकॉज आई एम ए एजुकेटेड पर्सन, आई हैव डन पोस्ट ग्रेजुएशन इन मास्टर्स मैंने किया है, और मुझे मेरे याद को है कोई जब प्रॉब्लम नहीं है कि अगर मुझे एम्प्लॉयज़ की एजिटेशन में कभी भी सर्विस को अलविदा कहना पड़ेगा तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। अगर मैं गलत नहीं हूँ, मुझे याद अगर है बराबर, तो जब मैंने लास्ट इंटरव्यू किया था आपका 6 साल पहले, आपने जॉब उसी टाइम ज्वाइन की थी थोड़ी देर? नहीं, आई जॉइंड इन 2009। 9, लेकिन आप उस टाइम कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे थे शायद से, कहीं बाहर कर रहे थे शायद? 2009 से पहले मैं, 2009 से पहले आप छोड़ के आए थे आपने? आई वाज कैंपस प्लेस्ड, आई हैड डन एमबीए मास्टर्स। आपने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन की थी उस टाइम? यस, मैंने, यस, बिकॉज आवर एम वाज नॉट टू गेट सम ल्यूक्रेटिव पोजीशन, बट ये था कि इंजीनियरिंग सेक्टर है, काम करने को मिलेगा और इज्जत से, ईमानदारी से भी अच्छी लाइफ जी जा सकती है। इट्स नॉट ऑलवेज कि हमें वैसा रिन्यूमरेशन जैसा प्राइवेट सेक्टर में है वैसा यहाँ पे देख के हम आए थे, ऐसा नहीं है। ना ही हम वो इमेजिन कर रहे हैं, ना ही वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि वी शुड बी गिवन रिस्पेक्टेबल पोजीशन। सचिन जी, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, हम क्यों एक्सपेक्ट नहीं करते वो चीज? क्यों ना करें मतलब? नहीं, उसका एक उसकी कॉस्ट इन्वॉल्व है। जब आप पब्लिक सेक्टर को ज्वाइन करते हैं, कहीं ना कहीं आप पब्लिक को कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे कोई सर्विस देना चाहते हैं। वो सर्विस देना अलग बात Yes. होगी ना, वो गवर्नमेंट का काम है रेवेन्यू जनरेट करना। रेवेन्यू देखिए, मैं आपको वहीं से, अगर मैं ये बोल दूं कि जैसे प्राइवेट सेक्टर वाला 6 रुपए की बिजली 10 रुपए में बेच के अपने एम्प्लॉय को 2 रुपए का शेयर उसमें से पास ऑन कर रहा है, दैट इज ए कॉस्ट टू द कंज्यूमर। मीन्स अगर मेरी 1 रुपए की चीज 3 रुपए में जाके बिक रही है फॉर द सेक ऑफ फिलिंग द पॉकेट्स ऑफ द एम्प्लॉयज, दैट्स ए प्राइवेट सेक्टर ओरिएंटेड वे ऑफ वर्किंग। जब मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूं, मैं नेचुरली मुझे ये मान के चलना है कि मेरी जो सर्विसेज है पब्लिक इंटरेस्ट में इन्वॉल्व है, और कहीं ना कहीं मुझे इसकी जो कंपनी की आप जो इसके एक्सपेंडिचर्स है, जो मेरे साथ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में लोग हैं, जो उनका पे स्केल है और मेरा पे स्केल है, वो कमेंसुरेट होना चाहिए। हाँ, वो प्राइवेट सेक्टर से कंपेरेबल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है, अल्टीमेटली गवर्नमेंट सेक्टर के जो काम हैं, दीज आर मोर ऑफ द वेलफेयर नेचर। अभी इसमें से प्रॉफिटेबिलिटी की कंडीशन पे तो हमारे लोग हैं नहीं। हम एग्रीकल्चर कंज्यूमर को 75 पैसे रुपए में बिजली दे रहे हैं और हम 3 से 4 रुपए में बिजली खरीदते हैं, जब बिल्कुल ही ऑफ सीजन, जब हमारे बहुत कम डिमांड भी होती है तब भी 3 रुपए की बिजली बिक रही है। तो 0.75 रुपीज़ में, 0.7 पैसा में जब आप आज भी एग्रीकल्चर कंज्यूमर को ढेर सारी बिजली दे रहे हैं, मीन्स naturally those losses somewhere have to be shared by even employees also in terms of not getting hefty packages। वो सब चीज़ों को हम नहीं मानते हैं कि वो चीज़ एप्लीकेबल हो सकती। कहीं तभी तो प्रमोशंस नहीं रुक गई हैं आप सबकी, और इंचार्ज चली जा रहे हैं। नहीं, गवर्नमेंट को इतना भी नहीं करना चाहिए कॉस्ट कटिंग के। गवर्नमेंट कहे कि भाई इनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली उससे होता ये है कि आप मैं हमेशा रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ। हर कोई प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, मैंने भी काम किया है, तो मैं ये मानता हूँ अगर आप एम्प्लॉय में भी इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी को लिंक करते हैं। अगर आप आज मेरे को इतना स्क्वीज कर देंगे तो मेरी प्रोडक्टिविटी फॉल करेगी। कोई इंसेंटिव नहीं है प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर में कि सचिन टिक्कू ज़्यादा काम कर रहा है तो फलाना काम कर रहा है तो इसको कोई इंसेंटिवाइज किया जाए। कोई आउट ऑफ वे प्रमोशंस नहीं है। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। एटलीस्ट रेवेन्यू लिंक महकमे में अगर कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है किसी हार्ड एरिया में, उसको इंसेंटिवाइज करना चाहिए। यहाँ उल्टा है, यहाँ पे पौनी के, रामकोट के लोगों को, जो हमारे एडब्ल्यूज हैं, उनको सस्पेंड किया जाता है फॉर रेवेन्यू। आप खुद समझिए, जो रेवेन्यू कलेक्शन अगर कम हो रही है, अगर वहां पे पोटेंशियल कम है तो बंदा क्या करेगा? उसको कंपेयर किया जाता है जम्मू से, सिटी से, बाकी जगह से। जो गांव के हमारे जहां पोस्टिंग होती है जिस आदमी की, उसको इंसेंटिवाइज करना चाहिए कि अगर जब वो गया है 1 रुपया आ रहा था, अगर उसने 1 रुपये 25 पैसे लाया है, 1 रुपये 1.5 रुपये बनाया है, तो आप उसको इंसेंटिवाइज कीजिए। आप कुछ तो दिखाइए कि वो, एक तो आपको पता है सरकारी महकमे में अगर आपकी अच्छी पोस्टिंग है तो मीन्स आप किसी अच्छी रसूखदार जगह से बिलोंग करते हैं। यहाँ गाँव में कौन पोस्ट हो रहा है? कोई ऐसी ट्रांसपेरेंसी तो है नहीं कि गांव में बहुत ही अच्छा बंदा भेजा गया है जिसका कि बहुत ही अपराइट। यहाँ पे तो गांव में वही है जिसका कोई भी नहीं। और गांव में जब वो बंदा परफॉर्म भी कर रहा है, उल्टा उसको बोलते हैं नहीं, कंपेयर टू दिस प्लेस यूर रेवेन्यू इज कम, सूर्यगर की परफॉर्मेंस कम है, आपके ऊपर सस्पेंशन की तलवार लटकी हुई है। 1 साल तक हमारे लोगों को सस्पेंशन में रखा गया, एई और एडब्ल्यू को, फॉर 1 ईयर। और वो कहाँ के थे? रामकोट, पौनी, दरमारी, ऐसी जगह जिनके पीछे कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन, कोई इन्फ्लुएंशियल नहीं, और सिस्टम भी नहीं सपोर्ट कर रहा है।
हमने पूरा 1 साल लड़ने के बाद उनको बहाल तो करवाया। अब गवर्नमेंट ने फिर भी बहाल करते हुए एक लाइन लिख दी कि वार्निंग दे दी कि जैसे वो दोषी हैं, सेंश्योर कर दिया उनको कि भाई आपने जुल्म आगे कर दिया फ्यूचर में ध्यान रखना है। भाई आप ये बताइए, आप जम्मू से या किसी भी जगह से कोई बहुत ही एफिशिएंट आदमी को वहां लगा के देखिए, फिर आप कंपेयर कीजिए। आपने जो ऑलरेडी सिस्टम का ठुकराया हुआ आदमी है, जिसका कोई वाली वारिस नहीं था, इसलिए वो उस जगह पे पोस्टेड है। उससे पहले ये देखिए कितने लोगों ने 2 साल काटे हैं वहां पे। हर एक बंदे ने जो गया 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने में वापस आ गया। तो जो वहां रुक के मेहनत किया है, इंप्रूवमेंट शो कर रहा है, पेपर्स में उसको अप्रिशिएट नहीं करती। तो ये सिस्टम में जरूरत है। प्राइवेट सेक्टर का इमीडिएटली अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर से कुछ लीव्स को लेने की जरूरत है टू क्रिएट ए पॉजिटिविटी इन दिस। तो अगर कंक्लूड किया जाए आज के सेशन को, तो जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो एक तो रेगुलराइजेशन की, यस, जो फेस कर रहे हैं हमारे इंजीनियर्स आज के टाइम प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर के अगेंस्ट जो मैन पावर है वो बहुत ही ज्यादा वो तो अगर मुझे समझ आती है वो बात, अगर एक आम लेमैन की तरफ से अगर मैं देखूं, समझूं एक तरह से, जहाँ पे आपकी एक मशीन को चलाने के लिए एक आदमी था, आज अगर आपके पास 10 मशीनें हैं तो एटलीस्ट आप अपनी लोकेलिटी को ले लीजिए, कोई भी ऐसी लोकेलिटी जहां आज से 10 साल पहले सिर्फ एक ट्रांसफार्मर होता था 2 किलोमीटर के रेंज में, आज वहां पे कम से कम 7-8 ट्रांसफार्मर उसी लोकेलिटी में। तो उन 7-8 की रिक्वायरमेंट्स, मैनुअल सुपरविजन, एवरीथिंग नीड्स पीपल। ऐसा तो नहीं है कि वहां कोई ऐसा डिवाइस लगा है जो कंट्रोल रूम में बता रहा है कि इसका जंपर तो नहीं जाने वाला, इसकी मेंटेनेंस तो नहीं रिक्वायर्ड है। मींस हु विल मैन दोज इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपेंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसका रिव्यू लेना चाहिए। यहाँ पे सीधे सीधे आ जाता है जी फाइनेंस, हमारे को कोई पोस्ट रेफर करनी है तो फाइनेंशियल कंकरेंस की जरूरत है। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, जब उन्होंने 600 अकाउंट असिस्टेंट की खुद ही फाइनेंस डिपार्टमेंट ने रेफर करना था, उन्होंने कितनी फाइनेंशियल कंकरेंस ली? उन्होंने लाइन डिपार्टमेंट से पूछा कि हमें जरूरत है आपको बंदों? मुझे तो लगता है उनकी जरूरत कम हो गई है। अगर देखा जाए तो उनको किसी ने पूछा कि आपकी लाइन डिपार्टमेंट्स में अब इतनी रिक्वायरमेंट है, या आपने कैसे क्रिएशन की? तो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि एक अभी भी बहुत कमियां हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में, जहां पे रिफॉर्म्स की जरूरत है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हमारा ऑब्जेक्टिविटी क्या है। चलिए इसको कंक्लूड करते हैं आज यहीं पे। और जिस तरह से सचिन जी ने बोला, 6 साल बाद भी जो मैं सुन रहा हूँ वो सेम ही चीज़ें अभी भी, कुछ इंप्रूवमेंट इन्होंने बोला हुई है, लेकिन वो इंप्रूवमेंट उस स्केल पे नहीं है जिस स्केल पे मशीनरी की इंप्रूवमेंट हुई है। मैनेजमेंट की इंप्रूवमेंट अभी भी वहाँ की वहीं बरकरार है, अभी भी जो है रेगुलराइजेशन की और जो चीज़ें हैं वैसी की वैसी हैं। दूसरा, जिस तरह से इन्होंने बोला कि हमें ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड है डिपार्टमेंट्स को एफिशिएंटली चलाने के लिए, नहीं तो जिस तरह से इंफ्रा इंप्रूव हुआ है इसको मेंटेन करना अगले कुछ देर में इम्पॉसिबल हो जाएगा। जो प्रेजेंट ह्यूमन रिसोर्स है हमारे पास, आशा जताई है उन्होंने कि जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है उनसे कुछ आशा है कि अच्छे लोग आए हैं, वो करेंगे काम। और हम भी आशा करते हैं कि जब अगली बार मिलेंगे 2-4 बाल और हमारे सफ़ेद हो गए होंगे तब तक, तो हम आशा करेंगे शायद से वो सिचुएशन भी चेंज हुई हो, वो बदली हो, ताकि जो जम्मू कश्मीर की जो स्थिति होगी पावर डेवलपमेंट को इसको लेके, हम पीडीडी को लेके या जेपीडीसीएल को लेके, वो भी बेहतर होगी। चलिए आगे सेशन यहीं क्लोज करेंगे। और मैं धन्यवाद करूंगा सचिन जी का, विच इज़ मीटिंग मी आफ्टर ऑलमोस्ट 8-9 ईयर्स नाउ। चलिए, थैंक यू सचिन जी। थैंक यू सर।